BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर होता क्या है। देखो, लैंग्वेज मीन्स होता है एक भाषा। भाषा क्या होती है? ऐसा माध्यम जिससे हम बातचीत करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपनी बात किसी और को बताते हैं। जिस माध्यम से बताते हैं उसे हम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज हमें सीखनी है किसके थ्रू? लिटरेचर के थ्रू। लिटरेचर क्या है? लैंग्वेज का एक पार्ट है। अब पार्ट कैसे है? जैसे मान लो कि जो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस, जहाँ पे आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लाइक स्टोरीज, ड्रामा, पोएम, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक जो वर्ड होता है उसको सोच के काल्पनिक दुनिया में वर्ड्स को उसमें यूज़ करते हैं, तो वो होता है लिटरेचर, ठीक है। जिसको हम डे टू डे लाइफ में नहीं बोलते, या फिर जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, उसे हम बोलते हैं लिटरेचर, ठीक है। तो लिटरेचर से हमें क्या करना है? लैंग्वेज सीखनी है। मतलब लिटरेचर में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम अपनी भाषा को सुधार सकते हैं, अपनी भाषा में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट फर्स्ट है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहला है लिटरल मीनिंग। लिटरल वर्ड लिटरेचर से आया है। लिटरेचर मीन्स ओरिजिनल, जो भाषा में यूज़ होता है। लिटरल मीनिंग का मतलब है कि ऐसा वर्ड, इंग्लिश भाषा का या किसी भी भाषा का ऐसा वर्ड जो ओरिजिनल सेंस प्रदान करता हो। जैसे मान लो कि वाटर मीन्स पानी होता है, ठीक है। अगर वाटर का यूज़ पानी के लिए हुआ है तो वो कौन सा होगा? लिटरल मीनिंग होगा। अगर वाटर का यूज़ किसी और चीज़ के लिए हुआ है तो वो लिटरल मीनिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, ठीक है, उसके पास एक कुत्ता है, और वो कुत्ता जो डॉग है, अगर उसका यूज़ कुत्ते के लिए ही हुआ है तो वो लिटरल मीनिंग है, ठीक है। और अगर उसका यूज़ किसी इंसान के लिए हुआ है जो जिसकी हैबिटें कुत्ते जैसी हैं, तो वो लिटरल मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो द ओरिजिनल सेंस इन विच अ वर्ड इज यूज इज कॉल्ड लिटरल मीनिंग। एक ओरिजिनल सेंस में जिस वर्ड को यूज़ किया है तो उसे लिटरल मीनिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अ डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड। कुत्ता इंसान का अच्छा दोस्त होता है। वहाँ पे किसकी बात हो रही है? कुत्ता जो जानवर है उसी की बात हो रही है। बी ए एक्सटर्नल मीनिंग। इट्स इसको ये क्या होता है इसको समझते हैं। इफ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंस अदर देन ओरिजिनल सेंस इज कॉल्ड एक्सटर्नल मीनिंग। मतलब जो वर्ड का ओरिजिनल सेंस है उसको छोड़कर उस वर्ड को किसी और सेंस में यूज किया गया हो, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल मीनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया था, जैसे हम बोलते हैं राम इज लाइक अ डॉग। मतलब राम है वो कुत्ते की तरह है। अब जो राम है वो कुत्ता तो है नहीं कि राम की पूंछ है, राम भौंकता है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो उसकी हैबिटें हैं उसको देखकर हमें क्या बोला? राम इज अ डॉग या राम इज लाइक अ डॉग। राम क्या है? कुत्ता है, ठीक है। आई एम अ किंग, मैं एक राजा हूँ। मतलब आप राजा नहीं हो लेकिन अपने आप को राजा बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ क्वालिटीज़ होंगी उसकी। या फिर ही इज़ लाइक अ गॉड, या ही इज़ गॉड फॉर मी। मतलब वो मेरे लिए भगवान है। भगवान तो वो है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसे भगवान मान रहे हैं उसकी क्वालिटी की वजह से। तो जो गॉड वर्ड है वो वहाँ पे एक्सटेंडेड मीनिंग में है, एक्सटर्नल मीनिंग में है, ठीक है। राम इज़ गॉड, राम इज़ गॉड, जो श्री राम है वो क्या है? भगवान है। वहाँ पे वो लिटरल मीनिंग में है। आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिटरेचर क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिटन वर्क इज कॉल्ड लिटरेचर। जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ होता है, साहित्य बोलते हैं, उसे हम लिटरेचर बोलते हैं। जैसे स्टोरी जो हम पढ़ते हैं अपने स्कूल लाइफ में, वो क्या है? लिटरेचर है, जिससे हमें कोई सेंस मिलता है। उसमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जो कि लैंग्वेज को बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं। एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है लिटरेचर, ठीक है। वो लिटरेचर हो गया। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साउंड्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मतलब शब्दों, वाक्यों या किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो यूज़ करते हैं उसे हम भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है नॉन लिटरेरी, मतलब द लैंग्वेज विच बी यूज्ड इन डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड नॉन लिटरेरी। ऐसी लैंग्वेज जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन लिटरेरी, ठीक है। उसके लिए हम ग्रामर को नहीं देखते, उसके लिए हम प्रॉपर हिंदी को नहीं देखते, ठीक है। तू कहाँ जा रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे? आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है बे? अबे कहाँ जा रहा है? ओए कहाँ जा रहा है? तो ये सभी क्या है? हमारी लैंग्वेज, सबका मतलब एक ही है, लेकिन उसको बोलने का तरीका कैसा अलग है। ये हमारा डे टू डे लाइफ में है, इसको हम लिटरेचर में नहीं बोल सकते। लिटरेरी क्या होता है? द लैंग्वेज विच वी डोंट यूज़ इन डे टू डे लाइफ। ऐसी लैंग्वेज जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते। वी यूज़ दिस लैंग्वेज फॉर राइटिंग। हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं लिखने के लिए। किसको? ड्रामास को, नॉवेल्स को, स्टोरीज़ को, पोएम्स को, या फिर कोई मूवी की स्क्रिप्ट को, या कोई निबंध को, या फिर किसी टॉपिक पर कुछ लिखना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? लिटरेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे कि पढ़ने वाला ये समझे कि आपके अंदर नॉलेज और आपसे इम्प्रेस हो। तो ये हो गए आपके यूनिट फर्स्ट में, इतना ही था। इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो इस एग्जाम पूछे जा सकते हैं। लाइक फाइंड आउट द सेंस ऑफ द वर्ड इन सेंटेंस। आपको क्या क्या करना है? सेंटेंस जो दिए गए उनमें सेंस
फाइंड करना है कि इसमें कौन सा सेंस है। पहला वेदर इज़ वेरी हॉट, वेदर इज़ वेरी हॉट, हॉट वर्ड का सेंस यूज़ करना है। वेदर इज़ वेरी हॉट मतलब मौसम गर्म है। अब देखो मौसम गर्म है, मौसम गर्म होता है, तो यहाँ पे कौन सा सेंस है, लिटरल सेंस है, ठीक है। दूसरा है राम इज़ गेटिंग हॉट नाउडेज, तो राम है वो आजकल क्या हो रहा है, गर्म होता जा रहा है। अब राम कोई हीटर तो है नहीं, या राम कोई ऐसी चीज़ है जो गर्म कर लो उसको, या वो वाटर है उसको उबाल लो रख के उस पे स्टोव पे, तो राम ऐसा कुछ है नहीं, राम इंसान है। गर्म होता जा रहा है मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हॉट का मतलब यहाँ पे एंग्री से है, गेटिंग एंग्री मतलब क्या हो रहा है, गुस्सा होता है, होता जा रहा है आजकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हॉट को एंग्री की जगह यूज़ किया है एक्सटेंडेड मीनिंग में, तो यहाँ पे कौन सा होगा, एक्सटेंडेड होगा। तीस अगला है द ही थ्रोस स्टोन ऑन पीपल, मतलब वह लोगों पर पत्थर फेंकता है। थ्रोमिस होता है फेंकना, थ्रोमिस क्या होता है, फेंकना, या पत्थर क्या कर रहा है, फेंक रहा है। तो यहाँ पे थ्रो का कौन सा मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है। विल यू प्लीज थ्रो सम व्यूज ऑन दिस, क्या तुम इस बात पर कुछ व्यूज़ फेंकोगे। अब देखो अब व्यूज़ आपको फेंकने नहीं है, मतलब व्यूज़ कहीं रखे हुए हैं आपकी जेब में और आप क्या कर रहे हो, उठा के उसके फेंक रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब आप इस बात पर कुछ कहोगे, तो यहाँ पर से, जो से वर्ड होता है, प्लीज से सम व्यूज ऑन दिस, या डिस्क्राइब या एक्सप्लेन, जो ये वर्ड्स होते हैं उसके लिए हमने क्या किया है, थ्रो का यूज़ किया है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कौन सा मीनिंग है, एक्सटेंडेड मीनिंग है। इसमें एक टॉपिक छूट गया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड फ्री इनडायरेक्ट डिस्क्लोज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझ लो, क्या पता इसमें कोई शॉर्ट नोट आ जाए। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और फ्री इनडायरेक्ट डिस्क्लोज, ये तीन तरीके होते हैं किसी भी स्पीच को या किसी भी सेंटेंस को बोलने का। डायरेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि एक इंसान है राम और एक इंसान है श्याम। राम ने श्याम से कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, राम ने कहा मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो श्याम ने सर को जाके बताया स्कूल में, तो कैसे बताएगा, श्याम बोलेगा सर राम ने कहा है कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, वह कल स्कूल नहीं जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैं स्कूल नहीं आऊँगा उसको चंद में कर दिया, वह कल स्कूल नहीं जाएगा। जो राम ने श्याम से बात कही थी ऑन द फेस कही होगी, सीधी सीधी श्याम से कही होगी, तो वो होगी डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और जो श्याम ने जाके टीचर से कही, किसकी बात कही, राम की बात कही, किससे, टीचर से। तो राम ने टीचर से नहीं की, किसने कही है, श्याम ने कही है, मतलब इनडायरेक्टली बात किसके पास पहुंची है, टीचर के पास, तो ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक स्पीच ऐसी होती है जिसका मोस्टली हम यूज़ करते हैं नॉवेल्स में, जिसे हम बोलते हैं FID, मतलब फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों को मिलाकर FID बनता है, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम सेड आई विल कम हियर टुमारो, इनडायरेक्ट हो गया इसका, राम सेड दैट ही वुड गो देयर द फॉलोइंग डे। FID का होता है राम वुड बी देयर टुमारो, ठीक है। तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स। यूनिट 1 हमारी यहीं तक है। यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में आपको मल्टीपल मीनिंग पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। हमने एक देखा एक्सटेंड मीनिंग, मतलब कोई वर्ड उसका एक इमेजनरी करके या फिर उसको किस ऐसी जगह, मतलब उसका जो सेंस है उससे अलग उसको यूज़ करके जो वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड मीनिंग। अब मल्टीपल मीनिंग क्या होता है, देखो कोई वर्ड है उसका जो लिटरल सेंस है, अगर उस वर्ड का लिटरल सेंस चेंज ना किया जाए लेकिन उस वर्ड को डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ किया जाए, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल मीनिंग्स। नहीं समझे, चलो समझते हैं। अ वर्ड इज़ यूज्ड इन लिटरल सेंस बट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड मल्टीपल मीनिंग्स, मतलब एक ऐसा शब्द जो लिटरल सेंस में या ओरिजिनल सेंस में यूज़ किया जाता है लेकिन उसके जो मीनिंग्स है वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, माई बैगेज इज लाइट, यहाँ बैगेज मतलब सामान है, मेरा सामान कैसा है, हल्का है। लाइट मीन्स यहाँ पे क्या है, हल्का। लाइट यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, नॉट हैवी। लाइट किस लिए यूज़ किया गया है, नॉट हैवी के लिए, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा देखते हैं, ही हैज़ गिवन वेरी लाइट वर्क, उसे बहुत कम या बहुत सिंपल कार्य दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट वर्ड है उसका मतलब क्या है, सिंपल से है, नॉट हार्ड, उसे कैसा दिया गया है, सिंपल दिया गया है। तो ऊपर लाइट का मतलब था नॉट हैवी, नीचे लाइट का मतलब है नॉट हार्ड, दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन उनका यूज़ जो है वो किस लिए किया गया है, ओरिजिनल सेंस के लिए किया गया है। इसमें कोई एक्सटेंडेड सेंस का यूज़ नहीं हुआ, एक्सटेंड मीनिंग का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल मीनिंग। कहने का मतलब ये है कि जब लिटरल मीनिंग्स को अलग, एक वर्ड की लिटरल मीनिंग्स को एक से ज़्यादा सेंटेंस में यूज़ किया जाए लिटरल सेंस में, तो वो बोलता है मल्टीपल मीनिंग। आगे है रिलेटेड मल्टीपल मीनिंग को पढ़ते हैं। अ वर्ड इज़ यूज्ड इन लिटरल सेंस हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स वर्ड इन रिलेटेड वे कॉल्ड लिटरल मल्टीपल मीनिंग। इन दोनों डिफरेंस ये है कि लिटरल सेंस में तो है, ठीक है, और डिफरेंट मीनिंग्स भी हैं लेकिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है,
ठीक है, मतलब एक दूसरे से कोई ना कोई बात ऐसी हो रही है कि दोनों में समानता है। तो देखते हैं इसमें एग्जांपल, जैसे कैप है, ठीक है, कैप आप समझते हैं टोपी बोलते हैं इसे, और कैप बोलते हैं ढक्कन। तो यहाँ पे ऐसा पहला है अ टाइप ऑफ कवरिंग फॉर द हेड, मतलब सिर को ढकने के लिए इसे हम टोपी बोलते हैं। तो यहाँ पे कैप का यूज़ किसके लिए हुआ, सिर को ढकने के लिए। दूसरा है अ कवर फॉर द एंड ऑफ और टॉप ऑफ द बोतल, मतलब बॉटल के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसका जो कवर होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं, ढक्कन बोलते हैं। अब दोनों में कैप का यूज़ हुआ है, लिटरल मीनिंग में यूज़ हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, मल्टीपल मीनिंग हो गया। लेकिन इन दोनों वर्ड्स में जो सेंस है वो रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे है कि जो कैप है वो सिर को ढकता है, और जो नीचे कैप है वो बॉटल को ढकता है, मतलब बॉटल का टॉप है उसको ढकता है। दोनों काम क्या कर रहे हैं, ढकने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोनों का जो सेंस है वो कैसा है, रिलेटिव है, इसलिए हम बोलेंगे रिलेटेड मल्टीपल मीनिंग्स। आगे है फ्रेसल वर्ब। फ्रेसल वर्ब क्या होता है, अ फ्रेसल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स कॉल्ड फ्रेसल वर्ब, मतलब 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम फ्रेसल वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ वर्ब है तो वर्ब आप जानते हो जिससे किसी कार्य को करने का पता चलता हो, लाइक गो जाना, ठीक है, कम आना, ईट खाना, ये सब वर्ब होती हैं। अब फ्रेसल वर्ब क्या है, जब वर्ब के साथ आप कोई दूसरा वर्ड और जोड़ते हो तो फ्रेसल वर्ब कहलाती है। अब वर्ब के साथ कौन सा वर्ड जोड़ते हैं वो जानना जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन करते हैं किसका, वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रपोजिशन का। किसका करते हैं, एडवर्ब और प्रपोजिशन का, ठीक है। एडवर्ब क्या होती है, अ वर्ड इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एक वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब वर्ड की इस विशेषता बताता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं चलता हूँ, मैंने बोला मैं चलता हूँ, और मैंने बोला मैं जल्दी, मैं फास्ट, मैं धीरे चलता हूँ, या मैं तेज चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चलने को मॉडिफाई किया गया है, मतलब मैं तेज चलता हूँ तो मेरी ये जो चलने की स्पीड वो कैसी है, तेज है। मैं धीरे चलता हूँ तो कैसी है, स्लोली है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी जो वर्ब थी, जो कार्य करने वाला वर्ड था, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, तो वो होता है एडवर्ब, ठीक है। इसका यूज़ इसलिए होता है, वर्ब का विशेषता बताता है। जैसे एग्जांपल स्लोली हो गया, लाउडली हो गया। प्लीज़ स्पीक लाउडली, मतलब तेज बोलिए या फिर जोर से बोलिए, तो वहाँ पे लाउडली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। क्यों है, क्योंकि वो स्पीक को क्या कर रहा है, विशेषता कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। समझ में आ गया एडवर्ब। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस टाइम एंड डायरेक्शन, ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है और वो क्या करता है, स्थान, समय और डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। जैसे मान लो इन, जैसे मैंने बोला मे आई कम इन, मतलब, या फिर माई पिक्चर इज इन द बॉक्स, माई पिक्चर इज इन द बॉक्स। द बॉक्स क्या है, नाउन है, उससे पहले हमने क्या यूज़ किया, इन, तो इन क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक है। फॉर, आई एम डूइंग दिस फॉर माई फ्यूचर, माई फ्यूचर क्या है, नाउन है, और फॉर क्या है, प्रपोजिशन है। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रपोजिशन। जैसे प्रोनाउन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, आई विल राइट दिस लेटर टू हिम, आई विल राइट दिस लेटर टू हिम, मतलब यहाँ पे हिम क्या है, प्रोनाउन है, और टू क्या है, प्रपोजिशन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेसल वर्ब क्या होता है, जब हम वर्ब और एडवर्ब को जोड़कर कोई वर्ब बनती है, वर्ब और एडवर्ब को जोड़कर कोई वर्ब बनती है, वो क्या कहलाती है, फ्रेसल वर्ब कहलाती है। वर्ब और प्रपोजिशन को जोड़कर कोई वर्ब बनती है तो वो भी क्या कहलाती है, फ्रेसल वर्ब कहलाती है, ठीक है। वर्ब या एडवर्ब को जोड़कर कोई वर्ब बनती है वो क्या कहलाती है, फ्रेसल वर्ब कहलाती है। वर्ब या प्रपोजिशन को ऐड करके कोई वर्ब बनती है तो वो क्या कहलाती है, फ्रेसल वर्ब कहलाती है। सेंस इसका ये है कि वर्ब और एडवर्ब या प्रपोजिशन को जोड़कर अगर कोई वर्ब बनती है तो फ्रेसल वर्ब कहलाती है। एग्जांपल गेट डाउन, गेट क्या है, वर्ब है, और डाउन क्या है, एडवर्ब है। कम अप, ठीक है, लुक आफ्टर, गेट आउट, कम इन, लुक आउट फॉर, तो ये होगी आपकी फ्रेसल वर्ब की एग्जांपल, ठीक है। अगला से पॉइंट है, अ वर्ड इज यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब एक शब्द का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब एक वर्ड का अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होता है, कैसे होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया पहला पॉइंट, नाउन एंड वर्ब, मतलब एक वर्ड को हम नाउन में यूज करेंगे और वर्ब के लिए भी यूज करेंगे। तो पहला है वाटर, वाटर नाउन में करते हैं,
राम नीड्स वाटर टू ड्रिंक, राम को पानी चाहिए पीने के लिए। यहाँ पे वाटर किसके लिए यूज हुआ, पानी के लिए। पानी क्या है, एक नाउन है। दूसरा करते हैं ही इज वाटरिंग द प्लांट, मतलब वो पेड़ों को पानी दे रहा है। तो यहाँ पे जो वाटरिंग है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। वो क्या कर रही है, पेड़ों को कोई काम किया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, उसको दर्शा रही है। तो वाटर का हमने देखा नाउन और वर्ब में यूज हुआ है। दूसरा होता है नाउन एंड एडजेक्टिव, मतलब किसी हम वर्ड का नाउन और एडजेक्टिव दो में यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान से इसको समझना। नाउन एंड एडजेक्टिव, जैसे उसने बोला कि निगेटिव का यूज करो नाउन एंड एडजेक्टिव में, आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कैसे करोगे, द आंसर इज इन द नेगेटिव, मतलब जो आंसर है वो किस में है, नो में है, मतलब उसे सीधा मना कर दिया, नेगेटिव में है। तो यहाँ पे नेगेटिव किस में यूज हुआ है, नाउन में यूज हुआ है। एडजेक्टिव क्या होगा इसका, द टेस्ट गेव अ नेगेटिव रिजल्ट, द टेस्ट गेव अ रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट, जो टेस्ट आपने कराया था उसका रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव आया। तो नेगेटिव यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजल्ट की विशेषता बता रहा है, कैसा है, नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस में फॉलोइंग वर्ड को यूज़ करना है। बार को करना है एज अ नाउन, बार मतलब होता है जहाँ पे हम दारू वारू पीने जाते हैं, तो उसे हम यूज़ करेंगे ही गोज़ टू बार ऑन वीकेंड, मतलब वीकेंड पर वो बार पे जाता है। दूसरा है मोरल, मोरल को यूज़ करना है नाउन एंड एडजेक्टिव में, ठीक है। मोरल वर्ड इसको यूज़ किस में करना है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों में। तो नाउन में करेंगे मोरल ऑफ द फिल्म इज सेव चाइल्ड्स, जो फिल्म का मोरल था वो क्या था, बच्चों को बचाओ। तो यहाँ पे मोरल क्या है, एक नाउन है। दूसरा देखते हैं एडजेक्टिव में, प्रोवाइड मी सम मोरल क्वेश्चंस, मुझे कुछ मोरल क्वेश्चन प्रोवाइड करो। तो क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है, कैसे क्वेश्चंस, मोरल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तीसरा देखते हैं, फ्लाई को यूज करना है नाउन एंड वर्ब में, ठीक है। नाउन में यूज करेंगे आई वांट टू फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वर्ब वांट है और फ्लाई क्या है, नाउन है। दूसरा है वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो जो फ्लाई है वो क्या है, यहाँ वर्ब है। तो मैं निकले 4 देखते हैं, यूज पुअर एस मल्टीपल मीनिंग्स। तो पुअर वर्ड है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीपल मीनिंग में यूज़ करेंगे। जैसे पहला है ही इज़ अ पुअर मैन, मतलब वह गरीब आदमी है। तो पुअर का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट रिच। दूसरा है ही इज़ वेरी पुअर इन स्टडीज़, मतलब वह पढ़ाई में कैसा है, कमज़ोर है, वीक है। तो यहाँ पे पुअर का मतलब किससे है, वीक से। तो हमने देखा पुअर को हमने 2 डिफरेंट मीनिंग्स में, मल्टीपल मीनिंग में यूज़ किया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यूनिट 2 हमारी यहाँ पे एंड होती है। यूनिट 3 को डिस्कस करते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा पार्ट दिया गया साइनोनियम्स को, इसको समझते हैं। हिंदी में बोलते हैं समानार्थी, मतलब ऐसे शब्द जिनका मतलब समान होता है, ठीक है। शब्द ऐसे जिनका मतलब समान होता है, वो लिखे समान है, प्रोनाउन समान है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 शब्दों का मीनिंग सेम है तो उसे हम बोलते हैं समानार्थी। जैसे अ साइनोनियम इज़ अ वर्ड दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड, मतलब एक साइनोनियम वो होता है जो एक शब्द और दूसरे शब्द के जैसा होता है, समान होता है, उसे हम बोलते हैं समान इन द सेंस उसके मतलब का, उसके मीनिंग का एक जैसा होना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, हार्ड, हार्ड मीन्स होता है कठोर, टफ मीन्स हो गया कठिन या कठोर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मीन्स हो गया कठिन या कठोर या मजबूत, और सॉलिड मीन्स हो गया कठोर या कठिन। तो ये चारों वर्ड ये क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं समानता दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे हार्ड का यूज़ हम कठोर के लिए करते हैं, हार्ड का हम कठिन के लिए भी करते हैं कि मेरा पेपर हार्ड था, ठीक है। टफ था तो हमने कठिन के लिए यूज़ किया। स्ट्रॉन्ग मतलब कोई अगर मजबूत चीज़ है उसे हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम कहीं ना कहीं हार्ड के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद सॉलिड का भी हम हार्ड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सब का कहीं ना कहीं एक सेंस में एग्जैक्टली और नियरली क्या है, सेम मीनिंग्स है। दूसरा हम देखते हैं मैन, मैन मीन्स आदमी होता है। मैन से मेल का भी यूज़ करते हैं, गाय का भी यूज़ करते हैं, जेंटल मैन का भी यूज़ करते हैं। तो ये सभी क्या है, सिनोनिम्स है। दूसरा है एंटोनियम्स। एंटोनियम्स में क्या होता है, अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, मतलब ऐसा शब्द जो किसी दूसरे का कैसा होता है, उल्टा होता है, दूसरे शब्द का कैसा होता है, उल्टा। जैसे हमने देखा हार्ड, तो हार्ड मीन्स क्या होता है, कठोर, मतलब दूसरा जो आएगा वो कैसा आएगा, समझ रहे हो। तो हार्ड का क्या होगा, सॉफ्ट होगा, मतलब उसका उल्टा। वैसे ही मैन का क्या होगा, वुमेन, मैन मीन्स होता है आदमी, तो उसका उल्टा क्या होगा, औरत। तो यहाँ मैन का हो गया वुमेन। तो ये होते हैं आपके एंटोनियम्स, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है होमोनियम्स। होमोनियम्स क्या होते हैं, अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज़ डिफरेंट मीनिंग, मतलब एक शब्द जिसकी स्पेलिंग, जिसको स्पेल्ड किया जाता है वो, और जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका जो चरण होता है वो दोनों समान होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, लेकिन मीनिंग कैसा होता है, अलग होता है। अगर कोई वर्ड है जो लिखा भी एक जैसा गया है और उसको बोला भी एक जैसा जाता है, लेकिन उनका मतलब कैसा हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या बोलते हैं, होमोनियम्स बोलते हैं। अगर मतलब समान होता तो उसे क्या बोलते हैं, सिनोनियम बोलते हैं,
ठीक है, समझना यहाँ पे। अगर मतलब समान होता तो हम इसे क्या बोलते हैं, साइनोनियम्स, लेकिन मतलब कैसा होना चाहिए, डिफरेंट, तो क्या होगा, होमोनियम्स होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, बैंक, बैंक एक होता है जैसे रिवर, बैंक ऑफ द रिवर मतलब नदी का किनारा, तो यहाँ पे BANK है जो हम बैंक ऑफ द रिवर के लिए यूज़ करते हैं, और एक बैंक होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं। तो दोनों बैंकों की जो स्पेलिंग है वो BANK है, प्रोनाउंसिएशन भी बैंक है, लेकिन मीनिंग कैसा है, डिफरेंट है। एक का मतलब है नदी का किनारा, दूसरे का मतलब है जो हम जहाँ पर पैसे जमा करते हैं, ठीक है। वैसे ही रिंग, एक तो रिंग होती है जिसे हम जैसे कि बोलता है कि जैसे हम कॉल करते हैं, टू कॉल समवन ऑन द फोन, जो फोन पे कॉल करते हैं उसे हम रिंग बोलते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, स्पेलिंग RING है। दूसरी रिंग होती है अंगूठी, जिसको हम उंगली में पहनाते हैं, तो उसकी भी क्या है, RING है। दोनों की स्पेलिंग समान है, प्रोनाउंसिएशन समान है, लेकिन मीनिंग कैसा है, डिफरेंट है। तो ये क्या है, होमोनियम्स है। अब इसमें देखते हैं होमोफोन्स। होमोनियम्स और होमोफोन्स ये इसी का पार्ट है। होमो मीन्स होता है सेम, और फोन्स मीन्स, अब यहाँ पे फोन है, यहाँ पे क्या है, फोन। फोन से हम क्या करते हैं, बात करते हैं। बात किस में होती, कौन से वे में होती है, एक स्पीकिंग वे में होती है। मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम। ध्यान रखना, होमोफोन्स क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। लिखा कैसा क्या है, फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसकी स्पेलिंग क्या है, अलग होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। होमोफोन्स रेफर्स टू द वर्ड दैट हैज़ द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पे क्या है, होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनकी स्पेलिंग अलग होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन समान होता है। लिखे अलग जाते हैं लेकिन बोले एक जैसे जाते हैं, और उनका मीनिंग कैसा होगा, डिफरेंट होगा, तो उसे हम बोलते हैं होमोफोन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला है BLUE, लिखा कैसे गया है, BLUE, ब्लू मीन्स होता है नीला। दूसरा है BLEW, ये भी ब्लू है। ब्लू मीन्स होता है उड़ना, मतलब ब्लो का दूसरा सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ब्लू जो नीला है उसको अलग लिखा गया है, ब्लू को अलग लिखा गया, लेकिन पढ़ते दोनों को ब्लू है, तो ये क्या हो जाएंगे, होमोफोन्स हो जाएंगे। दूसरा है बाई, BU बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, और BYE, बाई मीन्स होता है अलविदा कहना। तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो कैसा है, समान है, लेकिन मीनिंग कैसा है, अलग है, और लिखे कैसे गए हैं, अलग लिखे गए हैं। वैसे तीसरा है बी मीन्स सोना, बी मीन्स मधुमक्खी। चौथा है हियर मीन्स सुनना, हियर मीन्स यहाँ। तो हमने देखा कि इनके जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, समान है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोफोन्स। अब आते हैं होमोग्राफ। ग्राफ से आप समझते हो कि ग्राफ मीन्स होता है किसी का चित्रण करना, किसी को दर्शाना, ठीक है। दर्शाएंगे कैसे, हम लिखकर दर्शाते हैं। होमो मीन्स समान, और ग्राफ मीन्स लिखना। मतलब आप समझ जाओगे कि जिसकी स्पेलिंग, लिखा क्या जाता है, स्पेलिंग लिखी जाती है, जिसकी स्पेलिंग समान है उसे हम बोलते हैं होमोग्राफ, ठीक है। स्पेलिंग समान है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, डिफरेंट, अलग होगा। होमोग्राफ क्या होता है, जिसकी स्पेलिंग समान होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, और मीनिंग भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा, उसे हम बोलते हैं होमोग्राफ। होमोग्राफ्स रेफर्स टू वर्ड्स दैट हैव द सेम रिटर्न फॉर्म एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। मतलब होमोग्राफ ऐसे शब्द होते हैं जो लिखे एक जैसे जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है और उनका मीनिंग है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल, ये पहला हो गया LEAD, लीड। लीड मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे आई विल लीड द ट्रूप, मतलब कि जो एक ट्रूप है उसको मैं लीड करूंगा, मेरे पीछे लोग आएंगे, मैं उसके आगे चलूंगा, ठीक है, उसको मैं लेके चलूंगा, उसे बोलते हैं लीड। दूसरा होता है लैड, LEAD, लैड मीन्स होता है मेटल, ठीक है, एक मेटल होता है उसको हम लैड बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग समान है, लिखा समान गया है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा है, अलग है, तो ये क्या होगा, होमोग्राफ होगा। दूसरा LIVE, लिव, और एक होता है LIVE, लाइव। लिव मीन्स होता है रहना, ठीक है, और LIVE, लाइव मीन्स होता है जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो लाइव, तो ये लाइव हो गया। तो ये दोनों वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन वो कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग जो लिखा कैसा गया है, समान लिखा गया है, इसे हम क्या बोलेंगे, होमोग्राफ। तो आपने देखा कि होमोनियम्स क्या होते हैं, लिखा भी सेम जाए, प्रोनाउंसिएशन भी सेम जाए, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो, वो होमोनियम्स। लिखा कैसा जाए, डिफरेंट लिखा जाए, ठीक है, उनकी जो मीनिंग स्पेलिंग है वो कैसी हो, डिफरेंट हो, प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, समान हो, और मीनिंग कैसा हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या होगा, होमोफोन्स, ठीक है। होमोग्राफ क्या होता है कि लिखा जो इसका राइटिंग है वो कैसा हो, समान हो, प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, डिफरेंट हो, तो वो होगा होमोग्राफ। मतलब जहाँ पे राइटिंग समान है वो होमोग्राफ, जहाँ पे स्पेलिंग समान है वो जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन समान है वो होमोफोन्स, और जहाँ पे दोनों समान है, प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग, वो हो गया होमोनियम्स, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। यूनिट 4 आपका अबाउट पैसेज राइटिंग है। पैसेज मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है उसको क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसके ऊपर है, बेसिस है। इसमें कुछ इतना डीपली नहीं था जिसको दर्शाया जाए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हाउ मच यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, पैसेज का मतलब क्या होता है, वो क्या देखना चाहता है कि आप लैंग्वेज को कितना समझते हो, ठीक है, आपने कितना रटा है उससे मतलब नहीं है, आप कितना समझ के उसको
डिस्क्राइब कर सकते हो, उसका मतलब होता है पैसेज का। तो इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने, एक अच्छा पैसेज राइटिंग कुछ जल्दी टाइम में करने के लिए। तो स्टेप पहला है कि जब भी आप पैसेज देखते हो तो पहले आप क्वेश्चन जो पैसेज है उसको मत पढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहले पैसेज मत पढ़ो, आप क्या करो, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को केयरफुली समझो कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या करना है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कोई वर्ड है तो उसको इंग्लिश में ही समझो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कहीं दिया गया है कीप तो आप उसे रखना बोल रहे हो। देखो आपको वहाँ पे आंसर इंग्लिश में लिखना है, आपसे उसका हिंदी नहीं पूछा गया है, तो उसको क्या करो, इंग्लिश में समझ के बैठो। जैसे कहीं पे लिखा है सी नोज एटोनॉमी, ठीक है, या एस्ट्रोनॉमी, सी नोज एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब आपको नहीं पता, लेकिन आपने क्या किया, उस एस्ट्रोनॉमी का मतलब नहीं पता तो आप सोचेंगे यार मुझे पता ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आप इतना समझ गए कि वह एस्ट्रोनॉमी जानती है, इतना ही रखो आप, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोनॉमी रहने दो। फिर अगर क्वेश्चन आया कि हु नोज एस्ट्रोनॉमी, तो आप बता सकते हो कि सी नोज एस्ट्रोनॉमी। तो ऐसे ही पैसेज में क्वेश्चन आंसर आते हैं। तीसरा है फर्स्ट क्वेश्चन विल बी मोस्टली फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ। जब भी फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं देखना है, आप क्या करो, पहला और दूसरा पैराग्राफ चेक करो, उसमें से ही फर्स्ट क्वेश्चन आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सेकंड थर्ड देख लो। तीसरे क्या करें, मोस्टली क्या होता है, पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ दिए जाते हैं, ठीक है। चौथा है जो क्वेश्चंस अपोजिट या सेम मीनिंग्स बताते हैं। जैसे कहीं होता है कि ये जो वर्ड है वो किसका अपोजिट है, पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अपोजिट हार्ड है, तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को लास्ट में करना है। क्योंकि जब आप पहले वाले क्वेश्चंस करोगे तो कहीं ना कहीं आप पूरा पैसेज एक बार देख चुके होगे, फिर आपको आसानी हो जाएगी कि इस वर्ड का यूज़ मैंने कहाँ पे देखा जिसका मतलब हार्ड होता है, ठीक है। तो यही था, जो टाइटल होता है उसके लिए भी आप क्या करोगे, लास्ट में इसको करना। तो ये था आपका पैसेज, पूरा ब्लॉक इसमें समझ लिए। थैंक यू।